स्टार्ट। तो दोस्तों आज स्पेस 16 में हम फोटॉन मॉडल फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। मैं स्केच कम सही है क्या? चलो जो भी है नहीं चल रहे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना। ठीक है। तो आप देखिए कि आपके पास दो मासेस है, मान लीजिए मास m है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है, मोशनलेस है, मोशनलेस। तो रेस्ट मास एनर्जी mc² हो जाएगी। लेकिन आपके पास ये इसकी एनर्जी हुई मान लीजिए, और इसी मास में मान लीजिए क्या बोलते हैं, मास कुछ कम कर दें, मास कुछ कम कर दें, m डैश कर दें, लेकिन इसको कुछ वेलोसिटी भी दे दें v, लेकिन टोटल एनर्जी हम फिक्स रखें, मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। तो एनर्जी तो वही है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटा डिफरेंट है। यहाँ मोमेंटा क्या है? मोमेंटम, कैमरामैन, जीरो। क्या है? जीरो। और यहाँ मोमेंटम जो है वो है, क्योंकि वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी के कारण मोमेंटम है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक ही एनर्जी के लिए कभी मोमेंटा हो सकता है, कभी मोमेंटा नहीं रह सकता है। इसी चीज़ को हम फोटॉन में अगर अप्लाई करें कि हमारे पास मान लीजिए 6 फोटॉन है, और मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, एक फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन, 4, 5, 6, तो 5 फोटॉन्स हैं, 5 फोटॉन्स, ठीक है। तो मोमेंटम इनका कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में? मोमेंटा इनका हो जाएगा 6 फोटॉन के बराबर। अगर एक फोटॉन का मोमेंटा p मान ले तो 6 फोटॉन का मोमेंटा हो जाएगा। लेकिन और ये सभी इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं, मूवमेंट की डायरेक्शन को x एक्सिस। लेकिन अगर इसमें से हम कोई भी एक फोटॉन रिवर्स कर दें, क्या कर दें? रिवर्स। तब क्या बोलते हैं, अगर रिवर्स कर देते हैं तब मोमेंटा हो जाएगा 5 फोटॉन्स के बराबर नेट मोमेंटा। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी तो दोनों ही सिस्टम की वही है, चाहे 6 फोटॉन एक तरफ जाएं या 1 फोटॉन पीछे जाए, और सब पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम की मोमेंटा अलग अलग रहेगा। एक बार 6p रहेगा, एक बार 5p रहेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 3 फोटॉन्स हैं और ये फोटॉन पैरेलल तो चल रहे थे, लेकिन ठीक एक के नीचे एक थे, लेकिन यहाँ पर 3 फोटॉन हमारे पास पैरेलल हैं लेकिन स्लाइटली शिफ्टेड हैं, स्लाइटली शिफ्टेड हैं। और तो आप देख सकते हैं हर एक फोटॉन का मोमेंटा अगर p है तो नेट मोमेंटा यहाँ 2p रहेगा सिस्टम का। क्या रहेगा? 2p। लेकिन सपोज इसको हम दो तरफ मिरर लगा दें या बाउंड्री लगा दें, तो ये फोटॉन्स आपस में चेंज होते रहेंगे, आपस में डायरेक्शन बदलते रहेंगे। लेकिन अगर हम फोटॉनों का टोटल मोमेंटा देखेंगे तो ये मोमेंटा 2p कंजर्व रहेगा मैग्नीट्यूड में। क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा
मैग्नीट्यूड में। 2 फोटॉन इधर की ओर है, 1 फोटॉन इधर की ओर है। तो लेकिन जब 2 फोटॉन, अब सिस्टम को थोड़ी देर बाद देखेंगे तो 2 फोटॉन इधर की ओर आ गए, ठीक है, 1 फोटॉन इधर की ओर आ गए। लेकिन मैग्नीट्यूड जो रहेगा इस सिस्टम का, फोटॉन्स का मूवमेंट है 2p, उसका मैग्नीट्यूड कंजर्व रहेगा। कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए कि एक मास है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड, तो उसका मोमेंटे का मैग्नीट्यूड कंजर्व रहता है। क्या रहता है? मोमेंटे का मैग्नीट्यूड कंजर्व रहता है। तो इन परिस्थितियों में हम ये देख सकते हैं कि हम इस फोटॉन सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करें। 2 फोटॉन इधर की ओर है किसी समय और 1 फोटॉन इधर की ओर है। इस रीजन को हम कैसे मतलब रिप्रेजेंट करें? इस रीजन को टोटल एनर्जी ही लिखनी पड़ेगी, और इस पूरे सिस्टम को अगर कोई चीज़ डिफाइन करेगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटा 2p रहेगा। क्या रहेगा? 2p नेट मोमेंटा रहेगा। और दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। हम केवल फोटॉन्स के रीजन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कई सारे फोटॉन्स एक तरफ हो सकते हैं, कुछ इधर हो सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में हर एक रीजन पर अगर सब कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो हर एक पॉइंट पर एक्चुअली में हम एक वॉल्यूम ले सकते हैं, और उस वॉल्यूम में की एक अपनी, कैमरामैन क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी टाइम पर और किसी पोजीशन पर एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और इस एनर्जी डेंसिटी ये साइक्लिक वे में बदलेगी, तो इसका कुछ अपना एक ओमेगा होगा, और इसका क्या बोलते हैं, और ये जो एनर्जी डेंसिटी है, जो वेव फंक्शन है, ये एनर्जी डेंसिटी का वेव फंक्शन है। इस वेव फंक्शन का एक अपना ओमेगा होगा और एक के होगा। एनर्जी डेंसिटी को रियल वेव फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की सिंप्लिसिटी के लिए रियल चीज को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में फिट हो जाए। रियल चीज को हम कॉम्प्लेक्स चीज से भी कर सकते हैं, और इस पे ऑपरेट करने पर, इस वेव फंक्शन को, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ऑपरेट करने पर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हमको एक पैरामीटर के मिल जाए, जो कहीं ना कहीं सिस्टम का टोटल मोमेंटा दे, नेट मोमेंटा जो 2p है वो दे दे। और इसी के तरह एक इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे डेरिवेटिव लेने पर मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, वो आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी दे दे, जो श्रोडिंगर इक्वेशन में किया गया। दरअसल इस तरह के सिस्टम में हर एक पॉइंट पे चीज़ें साइक्लिक वे में बदल रही हैं, हर एक पॉइंट पे, और पर यूनिट वॉल्यूम हम एनर्जी डेंसिटी को साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी भले ही रियल चीज हो, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन देने पर, कॉम्प्लेक्स बनाने पर, हम इसको आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में श्रोडिंगर इक्वेशन के अनुसार आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन यही फोटॉन्स जो इस बॉक्स में
दो इधर हैं और एक इधर है, और ये मिरर मान लीजिए थोड़ा सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरह से है या कुछ फ्लक्चुएशन में है, कि ये फोटोन आपस में इंटरेक्ट करने लगे। क्या करने लगे? इंटरेक्ट, इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मास एनर्जी कन्वर्जन होने लगे। तब क्या होगा कि हर जगह मास एनर्जी कन्वर्जन, कुछ ना कुछ मास आने लगे। तो आप इसी जो आप एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे साई एक्स टी से, आप इसको रो एक्स टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसके लिए भी आप कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेने पर हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मिरर नहीं है अगर, और ये फोटॉन्स एक्चुअली में अगर मिरर नहीं है, वो फोटॉन्स इनको अपना मिरर, इनको इंटरेक्ट करके अपना मिरर भी बनाना है, अपना मिरर भी बनाना है। तो वो जो फोटॉन्स आपस में इंटरेक्ट करके अपना मिरर बनाते हैं, तो मान लीजिए तो एक वाल न्यूक्लियस की हो जाती है पॉजिटिव चार्जेस की, फोटॉन इंटरेक्ट करके, और यही आपस में इंटरेक्ट करके जो दूसरा रीजन बनाते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन, जहाँ मास दिख रहा है थोड़ा बहुत या कुछ रीजन में मान लीजिए एक अप्रिसिएबल वे में यहाँ दिख रहा है, बाकी और जगह भी मास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में सिस्टम फोटॉन्स इंटरेक्ट करके ये दो नोड्स बनाते हैं। एक पार्टिकल नोड की तरह काम करता है, एक इसके तरह, एक न्यूक्लियस नोड की तरह काम करता है। लेकिन ऑफकोर्स इसके पहले जो फोटॉन्स थे सब, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन सब एक जगह है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह आया है, क्योंकि फोटॉन्स अभी मासलेस थे, तो इसलिए इस रीजन में सब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पूरे रीजन को हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के प्ले से बना सकते हैं। ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करके एक्चुअली में इस रीजन में कम से कम एक पॉइंट पे अप्रिसिएबल जहाँ मास दिख रहा है वो बना रहे हैं, और बाकी रीजन में नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स एक तरह से इसका क्लाउड बनाया। ऑफकोर्स यहाँ पे भी नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स से भी कहीं ना कहीं मास बन सकता है, कम ज़्यादा, लेकिन एक अप्रिसिएबल पॉइंट है जिससे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम का एक मोमेंटा होगा, और ये जो मोमेंटा है इस पूरे सिस्टम में कंजर्व रहेगा। सिस्टम की जो एनर्जी लिखी जाएगी, हम एक्चुअली में इस पूरे इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की इसकी जो भी एनर्जी रहेगी, एक पार्ट तो न्यूक्लियस बना लिया, एक ने मासलेस पार्टिकल्स का सिस्टम बनाया नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से, जिससे नेगेटिव मास भी बन रहा है, और इस पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस सिस्टम का टोटल मास जो भी मेन पार्टिकल और उसके क्लाउड में है, मतलब टोटल मोमेंटा वो कंजर्व है। हमने तो 2p लेकिन हमने p से दिखाया है, p स्क्वायर बाई और टोटल मास पार्टिकल प्लस मास इन क्लाउड। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर ज़्यादातर हर जगह पे मासलेस पार्टिकल्स हर जगह हैं, केवल एक पॉइंट पर मास एप्रिसिएबल बनता है, और उसके बगल में एप्रिसिएबल क्राउड भी है। एक पॉइंट पे है
एक पॉइंट पे न्यूक्लियस फोटॉन से बना पॉजिटिव उससे ऑसिलेशन से, और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बना उससे क्लाउड बना। लेकिन इससे फर्क नहीं बनता है, कहीं भी और भी अगर मास बने तो कोई फर्क नहीं। एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल्स के इंटरप्ले से ही मास, इलेक्ट्रॉन का मास या मास की डेंसिटी को जन्म दे रहा है। लेकिन ओवरऑल इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, अगर इस पार्टिकल और इसको क्लाउड के टोटल के मूवमेंटा को p से रिप्रेजेंट कर दें, p स्क्वायर, और ये पूरा सिस्टम का एक मूवमेंटा है, मास हर जगह फैला है, तो p स्क्वायर बाई टोटल मास 2m, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कभी मास यहाँ होगा, कभी ये प्ले करते करते ये मास न्यूक्लियस के बाहर कभी यहाँ पे हो जाएगा, क्लाउड इतना हो जाएगा। अगल बगल भी कुछ मासलेस पार्टिकल्स रहेंगे, कुछ ना कुछ मास अगल बगल भी रहेगा। तो एक तो ये है, और फिर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा जो यूज करते हैं वेव फंक्शन वाला, श्रोडिंगर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं इस मॉडल के साथ। या अगर सब कुछ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स से ही बन रहा है तो हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को ही बैलेंस कर लें, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर बैलेंस करना सिखाते थे कि अगर सब कुछ न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से ही बन रहा है, तो किसी भी वॉल्यूम में हम जिस भी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मास दिख रहा है वहाँ पे अगर सिस्टम को डिफाइन करें, उस पर एक यूनिट वॉल्यूम ले लें और उस मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को साई xt से रिप्रेजेंट करें, तो तीन कंपोनेंट आसानी से आ जाएंगे। नेट डिफ्यूजन से -d डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई xt, प्लस ये डिफ्यूजन अगर मास ना होता तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल कुछ अलग तरीके से डिफ्यूज करते, लेकिन ये मास मूव भी कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी भी है, तो इसलिए इंटरेक्शन के कारण भी क्या बोलते हैं डिफ्यूजन की रेट अलग हो जाती है। इसलिए दूसरा टर्म b टाइम्स ux वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाई साई xt, मतलब कितने पार्टिकल मौजूद हैं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल। और तीसरा टर्म ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल ही एक्चुअली में डेंसिटी को जन्म दे रहे हैं, मतलब तो जो नेट आया उसमें से कुछ खर्च हो गए मास बनाने में, जो डेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो स्पिन कांस्टेंट टाइम या तो इसको डेवर बाई डेवर टी रो xt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस टर्म को, तीसरे टर्म को हम s टाइम्स ux मल्टीप्लाइड बाई साई xt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो इक्वेशन है ये रियल वेरिएबल्स में है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में श्रोडिंगर इक्वेशन से अगर मैच करें तो आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस आपका हो गया ux इंटू साई एक्स टी। ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से दोनों मॉडल इक्विवेलेंट है, लेकिन इस मॉडल में एक स्पिन कांस्टेंट आसानी से आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। कैमरामैन रीमा जायसवाल समझ रहा है जो कि आर्ट की स्टूडेंट है, और यही स्पिन कांस्टेंट एक्स्ट्रा कांस्टेंट है। एक्चुअली में वो फिजिक्स को दर्शाता है कि मासलेस पार्टिकल्स एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मोमेंटा mv है तो ये सर्किल में घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये लगातार रेडिएशन लूज करेगा, तो लगातार इसकी रेडियाई कम होगी, लगातार रेडियाई कम होगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल ना हो
और जो भी ये रेडिएशन लूज कर रहा है फोटोन के जरिए, वो अगल बगल इसके क्लाउड में रह जाता है, अगल बगल इसके क्लाउड में रह जाता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पहले तो इस रेडियाई में मूव करेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी रेडियाई, ठीक है। लेकिन ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसके साथ क्लाउड भी है। अब क्लाउड से जब प्रोसेस रिवर्स होगा तो फिर से रेडियाई वहाँ वापस चली जाएगी, बढ़ जाएगी ना। हाँ, बढ़ जाएगी। तो और सिस्टम की, इस पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी भी बची रह जाएगी। लेकिन हम किसी एक डायरेक्शन में देखेंगे या मूविंग डायरेक्शन में देखेंगे या किसी एक डायरेक्शन में सेलेक्टिवली देखेंगे कुछ समय के बाद, जैसे यहाँ है तो फिर देखेंगे यहाँ आएगा, फिर देखेंगे यहाँ आएगा, या रोटेटिंग फ्रेम में देखेंगे तो ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ऐसा ऑसिलेट करेगा कि मानो इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही क्लाउड में, अपने ही क्लाउड में एक्चुअली में नेगेटिव पार्टिकल्स के क्लाउड में ये ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। लेकिन पार्टिकल और उसका जो क्लाउड है वो बेसिकली जो जन्म ले रहे हैं वो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स के इंटरप्ले से ही जन्म ले रहे हैं। तो हमें क्या बोलते हैं इस तरह से। अच्छा, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल रियलिटी इसलिए हो जाते हैं कि मान लीजिए फोटोन ट्रेवल कर रहा है ना, तो फोटोन में नेगेटिव और पॉजिटिव ऑसिलेशंस दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही फोटोन आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं या दो फोटॉन्स कोलाइड कर लेते हैं तो न्यूक्लियस में अगर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये ऑसिलेशंस लॉक हो गए सारे एक तरह के, तो बाहर के रीजन में ये ऑसिलेशंस अब बदलने नहीं पाएंगे, इनकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में ये बदल जाएंगे, जो हिग्स फील्ड को हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल के बराबर होंगे। उम्मीद है। एक मिनट रुको, अगर क्या बोलते हैं नेगेटिव और प्लस ये आपस में कोलाइड करेंगे तब फिर क्या होगा? ये तो तुम फोटोन के बारे में जो बता रहे हो। हाँ, ठीक है। अबे क्या बोलते हैं, मान लो अभी बोले ना कि नेगेटिव पॉजिटिव मतलब फोटोन कोलाइड करेगा, तुम अभी बोल रहे थे ना। तो एक बार बताओ, अगर मान लो प्लस और माइनस क्या बोलते हैं ये कोलाइड करे तब क्या निकलेगा? एक्चुअली में प्लस और माइनस वो एंटी मैटर वाले में तुम चले गए, वो हमने पिछले एपिसोड में बताया है। नहीं तो यहाँ ये भी तुम मेंशन नहीं कर रहे हो ना, मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए अभी बोले ना कि क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव बनाएगा, बाहर क्या बोलते हैं वो नेगेटिव रहेगा, ये एनर्जी सेपरेशन हो गया। अच्छा, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव ऑसिलेशंस एक तरफ। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर एनर्जी के टर्म में देखें तो ये पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल और नेगेटिव मासलेस पार्टिकल एंटी मैटर के इक्विवेलेंट है। ये जब कोलाइड कर जाएंगे तो ये फिर से फोटोन डेवलप कर देंगे। अच्छा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये सिस्टम फोटोन के तरह एनर्जी लाइट की स्पीड से मूव कर जाएगा। अच्छा, हम ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में मेन जो फाइंडिंग थी कि आप रियल चीज को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आसानी से लिख सकते हो और उसको आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में उसको सेट कर सकते हो। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या है कि साई पे अगर एनर्जी ऑपरेटर से ऑपरेट कर दिया तो सिस्टम की टोटल एनर्जी मिल जाए, और अगर मोमेंटम से ऑपरेट कर दिया, मोमेंटम ऑपरेशन है तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम मिल जाए और फिर से फंक्शन रही। तो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए आप रियल चीज को भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कर सकते हो। ठीक, लेकिन हमने रियल वेरिएबल से काम कर लिया। रखते हैं सर, थैंक यू सर। हाँ, 869 मोतीगंज आर कन्या चौराहा। ठीक है, चलो।